Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं उत्तराखंड से संबंधित जो विविध जानकारियों वाला पोर्शन है जो कि अभी इस परीक्षा में पूछा जाएगा, उसके हम उत्तराखंड के भूगोल का जो सेगमेंट है उसको तैयार कर रहे हैं। और उसी में हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से हमने अभी लास्ट वीडियो में उत्तराखंड के अपवाह तंत्र को क्लियर कर लिया है। अब हम आज के टॉपिक में जो कि हमने थोड़ा सा पोर्शन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी शुरू किया था, और वो है उत्तराखंड की नदियों पर निर्मित होने वाले जो बांध हैं उनसे संबंधित। तो हम देखेंगे यहाँ पर दरअसल अगर ये होता कि जो नदी तंत्र थे उसी समय उसको पढ़ाया जाता, उसी में हम बांध भी बता देते, लेकिन वो महज एक फैक्चुअल नॉलेज ही होती कि ये नदी जो हमारी प्रवाहित हो रही है इस पर इस स्थान पर ये वाला डैम है। वहाँ पर डिटेल से उन चीज़ों को बताने में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती, क्योंकि एक तो हमारी मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदी है, फिर उस पर निर्मित होने वाले डैम हो गए, वो कितने मेगावाट के हैं वो हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने से चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आएंगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी को हम अब अपने इस टॉपिक में यूज करेंगे। पहला हमारा जो पोर्शन है वो है, हमने देख रखा है उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति थी उसका हमें ज्ञान है कि उत्तराखंड में कौन सा ज़िला किस किस पोर्शंस को टच करता है। और दूसरा हमने देख लिया उत्तराखंड के अपवाह तंत्र को। तो ये दोनों टॉपिक हम आपस में मिलाएंगे और इनसे हम इस उत्तराखंड में जो बांध परियोजनाएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारी नदी है जिस पर बांध परियोजना बनी है वो हम देखेंगे। दूसरा, उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे, उसका मेगावाट क्षमता देखा जाएगा और उसको समझने की कोशिश की जाएगी। तो ये हमारे इस आज के वीडियो का केंद्र बिंदु होगा, जिसमें हम उत्तराखंड की बांध परियोजनाओं को, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसमें यहाँ हम लिख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं परियोजना होती है वो मुख्य रूप से विकास का एक इंजन की तरह काम करती हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुउद्देशीय हो सकती हैं, या इनसे जो मैं अभी 3-4 उद्देश्य इनके बताऊंगा उनमें से कोई एक भी पॉइंट ये पूरा करती हैं। तो ये जो बहुउद्देशीय योजनाएं होती हैं, जो जल विद्युत परियोजना होती है, वो
कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से सिंचाई में उपयोग आती हैं। तो इन जो डैम होते हैं उनमें जो रिजर्वायर बनाया जाता है वो कभी कभार जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से नहरों के माध्यम से जल को सुदूर क्षेत्रों तक भेजा जाता है, तो वो सिंचाई में उपयोग आती हैं। दूसरा हम पॉइंट देख सकते हैं इसमें, और वो है कि ये मत्स्य पालन में भी यूज हो जाता है, क्योंकि जो डैम के पीछे रिजर्वायर बनता है उसमें बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन होता है। इसके साथ साथ जो हमारे जो ये डैम होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको हम कहते हैं विद्युत उत्पादन में उपयोग में लाए जाते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि जल विद्युत परियोजना जो है वो क्या होती है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली होता क्या है, तो उसमें हम जो हमारा वाटर है, जो हमारा जल है, जल की गतिज ऊर्जा जो होती है उसका उपयोग जो जनरेटर की टरबाइन है उसे घुमाने में किया जाता है, जिससे ये हमारी जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं उत्तराखंड का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको, तो उसमें हमने पहली चीज़ ये समझी कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो कुछ अन्य कामों के लिए उपयोग में आते हैं, जैसे सिंचाई का काम होता है, मत्स्य पालन का काम होता है, और विद्युत उत्पादन में तो वो आते ही हैं। और फिर हमने उत्तराखंड में जो ये हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम जिला वाइज अभी आगे देखेंगे। उससे पहले जो डैम होते हैं उनसे संबंधित जो पहली चीज़ हमने देखी कि हमारे जो डैम हैं वो यही सिद्धांत है कि उसमें जल की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम टरबाइन घुमाने में उपयोग करते हैं और वहीं से हमारी विद्युत ऊर्जा निर्मित होती है। तो ये जल विद्युत योजना जो है, जल विद्युत परियोजना जो है, ये फ़ायदेमंद भी होती है। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी सारी चीज़ों को भी ये कवर कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो हमारे थर्मल पावर पॉइंट होते हैं, पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उनके समान यह ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस मतलब हरित ग्रह गैस जो है उसका उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्योंकि हमने देखा है जो कोयला से संचालित होने वाले तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं वो जब कोयला जलाया जाता है तो उससे बड़े पैमाने पर हमारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और उससे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। तो चूंकि ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसमें किसी तरह के भी ईंधन के जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव उस स्तर का नहीं डालते हैं जैसा कि थर्मल पावर प्लांट में होता है। लेकिन फिर भी पर्यावरण पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, उनको अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हमने पहली चीज़ इसमें समझ ली। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमें देखना है वो समझते हैं। तो दूसरा हम ये पॉइंट देखेंगे कि चूंकि जल विद्युत परियोजनाएं अपने आप में दो वृहद भागों में विभाजित होती हैं। वैसे इसके और भी डिवीज़न होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो हिस्सों में बढ़ती हैं। एक होते हैं लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब
बड़ी जल विद्युत परियोजना। ये अमूमन वैसे तो देखा जाएगा तो इसको हम समझ सकते हैं साधारणतः जो 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं होती हैं वो बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना होती है, और नॉर्मली ये 100 मेगावाट से अधिक होती हैं। तो यहाँ ये समझना है कि जो हमारी वृहद जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो 25 मेगावाट से अधिक की होती हैं, और सामान्यतः वो 100 मेगावाट से भी आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। तो ये हमने पहली चीज़ यहाँ पर देख ली कि हमारी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके हमें पहला जो रूप देखने को मिलता है वो लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का है। इसके बाद इसमें अगली चीज़ जो देखने को मिलती है वो है स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसको कहेंगे लघु जल विद्युत परियोजना। तो ये लघु जल विद्युत परियोजना क्या होती है? ये होती है 25 मेगावाट तक की। तो अप टू 25 मेगावाट तक की जितनी भी परियोजनाएं हैं वो हमारी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती हैं। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जैसे कि माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो ये होती हैं कुछ किलोवाट तक की होती हैं। ये बहुत छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, जैसे कोई संस्थान है उसको विद्युत प्रोवाइड कराना है तो इस तरह की छोटी परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। इनके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। अगर हमने देखा अभी कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है वो थर्मल पावर प्लांट, उसकी सबसे बड़ी नकारात्मक चीज़ ये होती है कि उसमें बड़े पैमाने पर कोयले का दहन किया जाता है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस निकलती है। लेकिन इस तरह के जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें हमें किसी प्रकार के ईंधन के दहन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ इनके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसके अगर हम लार्ज जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं इनके अगर हम नकारात्मक पॉइंट देखें तो वो हमें दिखेंगे कि हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरणीय क्षति होती है। क्योंकि जैसे कोई डैम बनाया जाएगा तो वहाँ पर जो मानवीय आवास हैं उनको वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो जल में समाहित हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्यावरणीय क्षति होती है या भूमि का ह्रास होता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें बड़े पैमाने पर पुनर्वास करवाना पड़ता है, लोगों को वहाँ से हटाकर कहीं और ले जाना पड़ता है। जो इस क्षेत्र की हमारी जैव विविधता है, जितने सारे हमारे पेड़ पौधे हैं, पक्षियाँ हैं, जो जानवर हैं, वो उन्हें उनका जगह वहाँ से उनकी चली जाती है। तो एक जैव विविधता का भी ह्रास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और फिर अगर कहीं ये पर्वतीय क्षेत्र है और भूकंप का खतरा बनता है, बांध टूट भी सकता है, तो उससे बड़े बांधों के टूटने से भी हमारी जन धन की हानि होती है। तो ये हम कुछ इसके पॉइंट्स देख रहे हैं जिनको हमें समझना है। और इसीलिए अब सरकार के द्वारा पर्वतीय हिस्सों में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हो या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों का हिस्सा हो, वहाँ पर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पर हमें नदी जल को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें से थोड़ा सा ही विद्युत उत्पादन होता है और वो छोटे टरबाइन्स होते हैं और उनके घुमाने के लिए कम जल की ज़रूरत होती है। तो ये हम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा उत्पादन, जैसे कि हमारा तापीय विद्युत संयंत्र हैं जिसमें कोयले से विद्युत का उत्पादन होता है। जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो भी परंपरागत विद्युत उत्पादन में आती हैं। तो अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो ये परंपरागत विद्युत उत्पादन में आती है, और जो हमारा ये वाला हिस्सा है जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का है, जो अभी अभी शुरू हुआ है, इसको हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का तरीका। तो जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसी तरीके से स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी इस समय ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से हमारे पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं, कम दुष्प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनको हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो हमने इस एक तरह से दूसरे पॉइंट में ये समझा कि हमारी जो जल विद्युत परियोजना है वो दो तरह की है मुख्य रूप से। वैसे हमारी माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कुछ किलोवाट के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही दो हैं। एक लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है और दूसरा स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये दोनों का जो अंतर होता है वो उनके मेगावाट के आधार पर होता है। जो लार्ज विद्युत परियोजनाएं हैं वो 25 मेगावाट से अधिक होती हैं, लेकिन जनरली वो 100 मेगावाट से अधिक होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो टिहरी में जो टिहरी डैम है वो 2400 मेगावाट की है, तो बहुत बड़ी परियोजना है। इसी तरीके से हम कुछ अन्य परियोजनाओं को देखेंगे, जैसे कि देहरादून के रीजन में है, वो भी अधिकतर लार्ज परियोजनाएं हैं, बड़ी हैं। कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं हैं जो बड़ी हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला हमने इस दूसरे पॉइंट में इतनी सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे डैम हैं वो आखिर कई जगह हमने पढ़ा होगा कि प्रश्न आ जाता है कि टिहरी डैम किस प्रकार का डैम है। तो उसमें ऑप्शन में होगा ग्रेविटी डैम, कहीं ऑप्शन में होगा एम्बैंकमेंट डैम, कहीं रन ऑफ रिवर डैम। तो इस तरह की चीज़ों को भी हमें समझना है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रश्न तो सीधे पूछे जाएंगे अगर आए कि ये जो डैम है वो किस ज़िले में है, उत्तराखंड के किस ज़िले में है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो समझाई जाएं। लेकिन अगर हम चीज़ों को लिंक करके पढ़ें तो शायद रटने की उतनी ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने नदी तंत्र समझ लिया है और हमें सिर्फ जो जगह हैं जहाँ पर ये निर्मित हुए हैं उनको नदियों से जोड़ना है और हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे डैम हैं के प्रकार, सामान्य प्रकार हमें देखने हैं, हमें उतना टेक्निकल तरीके से इनको नहीं समझना है। तो इसमें हम 3 तरह के हमें डैम दिखाई देते हैं। जो सबसे पहला डैम है जो साधारणतः बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है उसको कहते हैं ग्रेविटी डैम। इसको हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्व
डैम। तो ये क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये समझें कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है अगर हम देखेंगे पूरे भारत में, तो वो भाखड़ा नागर डैम है। तो भाखड़ा नागर डैम है, ये उत्तराखंड में नहीं है। ये जो है ये हमारा पंजाब और हिमाचल वाले रीजन में पड़ता है। भाखड़ा एक जगह है और दूसरी जगह नागल है, और वहाँ पर एकदम वो उन दोनों के बॉर्डर पर ये डैम बना हुआ है। ये ग्रेविटी डैम होता है। ग्रेविटी डैम को अगर हम समझें कि हमारा ग्रेविटी डैम आखिर किस सिद्धांत पर और किस तरीके से काम करता है, तो उसको हमें ये देखना है। क्योंकि अभी जो प्रश्न बने हैं यूके SSS के द्वारा वो मुख्य रूप से बने हैं, जैसे कि टिहरी डैम पर पूछा गया है कि ये किस तरह का डैम है। तो वो टिहरी डैम जो है वो हम लिख देते हैं कि काफर डैम है या एम्बैंकमेंट डैम है। कल को पूछ दे कि इचारी डैम किस प्रकार का डैम है, तो हमें वहाँ पर गुरुत्व डैम लगाना पड़ेगा। रन ऑफ रिवर भी है वो, तो इसको हम समझेंगे यहाँ पर। तो गुरुत्व जो डैम है वो हमारा होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी नदी बह रही है, ये हमारी नदी है। अब अगर हम इस नदी के इस वाले स्थान पर एक बांध बना दें, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगेगा। तो अब ये बांध हमें रोकने के लिए कैसे निर्मित करेंगे, तो उसको हम यहाँ पर बहुत जनरल तरीके से समझें तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक कंक्रीट का एक दीवार निर्मित करेंगे जो कि ऊपर की तरफ पतली होगी, नीचे की तरफ भारी होगी, ज़्यादा मोटी होगी, ताकि क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी इस जल का दाब उस पर अधिक पड़ेगा। तो ये हम कंक्रीट का निर्मित करते हैं एक दीवार। तो गुरुत्व डैम जो होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का होता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का रीज़न होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो जल भरा हुआ है, जो नदी का रिजर्वायर है, उसको हम उसके जो दबाव है उसको, ये इसका दबाव रहेगा, उसको हम वर्टिकल तरीके से उसको हम समायोजित कर देते हैं। तो ये धक्का यहाँ पड़ रहा है, इसको समायोजित कर दिया और हमारा डैम उस नदी पर निर्मित हो गया। इसको हम ग्रेविटी डैम कहते हैं। तो ग्रेविटी डैम का एक पूरा भारतीय स्तर पर अगर हम सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो हमारा भाखड़ा नागल डैम है। और अगर हम उत्तराखंड के रीजन में इसका एक अच्छा हम उदाहरण देखने को अगर हमें चाहिए तो वो हमें जो मिलता है वो टोंस नदी पर जो इचारी डैम है वो उत्तराखंड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी हम इस इचारी डैम को देखेंगे। अभी उससे पहले हम इतना समझ लें कि इसका उदाहरण क्या है। तो पहला हमने ग्रेविटी डैम को देख लिया। अब जो है ग्रेविटी डैम से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ दूसरे डैम देखेंगे। देखें, ग्रेविटी डैम साधारण डैम था। दूसरा हम देखते हैं, उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट डैम। ये इंग्लिश के नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको लिखना ज़रूरी है। एम्बैंकमेंट डैम जो होता है वो काफर डैम होता है, जैसा कि हमारा जो टिहरी डैम है जिसको हमने कल पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो वो इसी प्रकार का डैम है। और इस डैम में क्या इसकी खासियत होती है, तो चूँकि ये डैम जो हैं ऐसे स्थल पर बनाए जाते हैं जहाँ पर गतिशीलता होती है। जैसे पर्वतीय रीजन है तो वहाँ पर भूकंप की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है, तो वहाँ ठोस कंक्रीट के डैम बनाने से वो एक बड़े हादसे में परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें क्या होता है
कि इसमें जो हमारी नदी का प्रवाह है और उससे जो हमारा एक रिजर्वायर बन रहा है, वहाँ पर हम एक पतली सी एक कोर निर्मित करते हैं और वो ठोस होती है, और इसके आसपास का जो हिस्सा होता है वो हम मिट्टी कंकड़ इनसे भर देते हैं। मिट्टी कंकड़ पत्थर इनसे भर देते हैं और तब ये हमारा डैम निर्मित होता है। तो काफर डैम कुछ नहीं है, उसमें एक सॉलिड कोर होती है पहले आसपास। और ये यहाँ ये भी समझना है कि जैसे ये कौन से स्थलों पर होती है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर जो है ये हमारी पर्वत चोटियाँ हैं और इनसे नदी होकर निकल रही है, तो एकदम संकरे भाग से निकलती है। तो यहीं पर हम ये एक कोर निर्मित करते हैं और आसपास के जो पहाड़ियाँ हैं उनको काटा जाता है और एक बड़ा रिजर्वायर बना दिया जाता है। और ये कोर के आसपास पर हम मिट्टी और कंकड़ पत्थर से बने हुए ढेर इकट्ठे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस डैम में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ताकि अगर भूकंप आए तो वो उसको भी सहन करे और कोई हादसा वहाँ पर देखने को ना हो। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के जो एम्बैंकमेंट डैम हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक जनरल आइडिया दे लिया। उसका टिहरी डैम उसका एक उदाहरण है जिसको हमने देखा था। ये 2400 मेगावाट की एक परियोजना थी। अगली चीज़ है, अगला जो डैम है वो हम देखते हैं। तो अगला जो डैम है वो बहुत साधारण एक डैम है, नाम भी सुना होगा। वो होता है रन ऑफ द रिवर डैम। इसको इंग्लिश में ही लिखा जाता है रन ऑफ द रिवर डैम। इसको ROR भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि अभी तक हम देख रहे थे कि जैसे ही नदी कोई पर्वतीय हिस्से से होकर गुजर रही है तो वहाँ उसके पानी को रोकने के लिए एक अवरोध उत्पन्न कर दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पर एक बड़ा सा रिजर्वायर बन जाए और फिर उसी रिजर्वायर को टरबाइन पर गिराया जाए, टरबाइन घूमे और हमारी विद्युत का उत्पादन हो। लेकिन रन ऑफ द रिवर में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें किसी प्रकार के रिजर्वायर को निर्मित नहीं किया जाता है, या किया जाता है तो बहुत छोटा सा रिजर्वायर होता है। उसमें क्या होता है कि नदी के प्रवाह मार्ग से नदी को विमुख किया जाता है। यहाँ पर हम टरबाइन लगाते हैं, विद्युत उत्पादन होता है और वापस नदी को उसके पुराने मार्ग की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो रन ऑफ द रिवर यानी कि नदी के प्रवाह मार्ग को बनाए रखा जाता है। उसमें प्रवाह, नदी हमारी सूखती नहीं है, उसमें जो जल की मात्रा है वो कम नहीं होती है। बस उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर उसके मार्ग को वापस वहाँ पर पानी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उस नदी के मार्ग को। तो ये हम कहते हैं रन ऑफ द रिवर। और अभी हमने जो इचारी डैम के बारे में देखा वो, और देहरादून के रीजन में डाक पत्थर के आसपास जितने भी हमारे जो डैम हैं, जैसे हमारे जो ढालीपुर है डैम, ढकरानी डैम है या खोदरी डैम है, ये सारे रीजन जो है वो छिबरू डैम है, ये भी रन ऑफ द रिवर के ही एक अच्छे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने डैम के कई प्रकार देख लिए। तो अगर हम अब देखें कि कल हमने जो 3 डैम कंप्लीट किए थे, एक गलोगी डैम, गलोगी परियोजना, दूसरा टिहरी डैम और तीसरा पंचेश्वर डैम, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम विभिन्न तरह के डैम्स को देखेंगे और वो कौन से ज़िले में हैं, कौन सी नदी पर हैं, उनको भी हम समझेंगे और इसी लिस्ट में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब हम देखते हैं
तो हमारा सबसे पहला जो ज़िला है वो है देहरादून ज़िला, जिसमें हम विभिन्न तरह की नदियों को, विभिन्न नदियां जो इस रीजन में, ख़ास तौर से यमुना नदी तंत्र की जो नदियां हैं उन पर जो बांध निर्मित हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो वैसे तो हमने कल अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि उत्तराखंड के रीजन में अधिकतर जो बांध परियोजनाएं हैं वो आज़ादी से पहले से ही निर्मित होने लगी थी, क्योंकि ये जलीय संसाधन से परिपूर्ण क्षेत्र था और यहाँ पर विद्युत, क्योंकि वो उद्योगों का एक इंजन होती है, कृषि अर्थव्यवस्था हो, उद्योग हो या घरेलू कार्य के लिए हो, विद्युत की ज़रूरत पड़ती है। तो विद्युत उत्पादन के महत्व को देखते हुए और उत्तराखंड में उसके स्कोप को देखते हुए कई तरह की परियोजनाएं आज़ादी से पहले से निर्मित हुई थी। इसमें से एक महत्वपूर्ण है गलोगी परियोजना। तो इसी तरीके से आज़ादी के बाद भी इस क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के बारे में विचार किया गया। शुरू में यहाँ हम समझेंगे कि आज़ादी के बाद भी इस रीजन में परियोजना निर्मित होने लगी। इससे पहले जो था, अगर हम देखें, कल हमने देखा था आज़ादी से पहले हमें एक परियोजना देखने को मिलती है, गलोगी परियोजना, और इस परियोजना के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। तो गलोगी परियोजना जो आज़ादी से पहले थी, तो इसी वजह से आज़ादी के बाद भी इस रीजन में कई सारी परियोजनाएं बनने लगीं, और वो बनी थी हमारी यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना के नाम से। तो ये आज़ादी के ठीक बाद से इस परियोजना पर काम शुरू हुआ, लेकिन बाद में हमने देखा कि भाखड़ा नागल डैम जो सतलज नदी पर है, तो उस रीजन पर ध्यान ज़्यादा हो गया और ये परियोजना जो है वो ठंडे वस्ते में चली गई। लेकिन फिर 60 के दशक में अगर हम देखेंगे तो फिर से इस परियोजना पर काम शुरू हुआ। अब ये परियोजना थी क्या? तो यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना, मतलब यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसको हम देखेंगे, और इसको हम देखते हैं तो हमें जो पहला पॉइंट यहाँ नज़र आता है, ये सब हम देहरादून रीजन में देखेंगे। तो जो पहला पॉइंट हमें समझ में आता है वो है कि जो ये यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात होगी, तो उसका जो फेज़ 1 था, क्योंकि अब यमुना वैली की बात हो रही है तो हमने नदी तंत्र पढ़ लिया है। तो उत्तराखंड का जो पश्चिमी हिस्सा है, जहाँ से यमुना और उसकी सहायक नदियाँ टोंस और आसन नदी का जो रीजन है, उसी की बात हो रही है। तो उसमें जो फेज़ 1 था, जो कि 1961 से 65 के बीच में निर्मित होना शुरू हुआ था, उसमें मुख्य रूप से हमें जो इस समय जो हमें प्रोजेक्ट दिखाई देते थे वो दिखे थे ढालीपुर। दूसरा जो यहाँ पर हमें दिखा था वो ढकरानी डैम, ये ढालीपुर डैम है, ये ढकरानी डैम है, और एक डांख पत्थर बैराज। तो यही वो डैम और वो रीजन थे जो सबसे पहले जो यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले हमें निर्मित होते दिखे थे। ये सब यमुना नदी पर थे, और इनको हम ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये कहाँ पर हैं? देहरादून के रीजन में, और
अगर हम देखें तो यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फेज़ 1 के अंतर्गत ये तीनों हिस्से निर्मित हुए थे। और ये कौन सी नदी पर होंगे, तो ये यमुना नदी पर हमें निर्मित होते दिखते हैं। दूसरा यमुना घाटी में निर्मित होते हमें दिखेंगे। तो इनके हम समय देख सकते हैं, 65 में निर्मित होंगे। ईयर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये फेज़ 1 का टाइम पीरियड है और इसी टाइम पीरियड से इनकी शुरुआत हुई थी। ये 65 से 70 के 1965 से 1970 के बीच में भी ये निर्मित होते दिखे थे। तो ये पहले मतलब आज़ादी के बाद सबसे पहले इन्हीं सब डैम्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें दिखी थी और देहरादून के डाक पत्थर वाले रीजन के आसपास थीं। अब अगर हम इसी यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके फेज़ 2 में हमें कुछ डैम दिखे, जिसमें कि एक जो डैम था जो हमें फेज़ 2 में देखने को मिला वो है इचारी डैम। दूसरा हमें यहीं पर देखने को जो मिलता है वो कहते हैं छिबरो डैम। तो ये दो डैम हैं, एक डैम है इचारी डैम और दूसरा है छिबरो डैम। तो इचारी डैम जो है वो हमें 1972 में निर्मित होता दिखता है। 1972 में ये निर्मित हुआ। अभी हमने देखा ये अपने आप में एक ग्रेविटी डैम था जो आगे एक रन ऑफ रिवर कि नदी के मार्ग को निकाला गया, एक छोटा सा रिजर्वायर बनाया गया जो कि ग्रेविटी डैम पर आधारित था और फिर नदी को वापस मुख्य नदी में जोड़ दिया गया। तो रन ऑफ द रिवर है। और दूसरी चीज़ इसमें मेगावाट क्षमता देखेंगे तो 240 मेगावाट इसकी क्षमता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये लार्ज विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है और ये इसी यमुना वैली स्कीम जो थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था, उसी के अंतर्गत 1972 में निर्मित हुआ था। अब हम दूसरी जो नदी देख रहे हैं जो छिबरो परियोजना है, जो हमारी छिबरो परियोजना है, इचेरी डैम से ही, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डाक पत्थर वाला रीजन है, उस डाक पत्थर वाले रीजन के नॉर्थ में ये सारे डैम हैं, इचेरी डैम, छिबरो डैम। तो इचेरी डैम से ही जो हमारी नदी है, जो हिस्सा है वो आगे निकलता है और वो छिबरो जो हमारा डैम है उसमें जल को प्रवाहित किया जाता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो हमारा इचेरी डैम है वो यमुना की एक जो सहायक नदी है टोन्स, उस पर निर्मित होता दिखता है। तो इचेरी डैम टोन्स पर निर्मित है, 240 मेगावाट की ये परियोजना है और उसी पर ये निर्मित हुआ है। तो इस तरीके से हम अगला जो देखेंगे इसमें छिबरो परियोजना है। तो छिबरो क्या है कि जो इचेरी डैम से जो पानी निकलता है आगे जाता है टोन्स में मिलने से पहले वो छिबरो डैम से होकर जाता है। तो ये छिबरो जो डैम है वो भी टोन्स नदी पर निर्मित है। ये हम छिबरो डैम को देख रहे हैं और ये एक दूसरे के पास ही ये दोनों डैम रहेंगे देहरादून के रीजन में ही। अगली चीज़ इसमें ये है कि जो हमारी छिबरो डैम है इससे नीचे जाएंगे तो इसी में एक हमें इसी के पार्ट सेकंड में, मतलब जो ये यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उसी के अंतर्गत एक और परियोजना जिसको हम कहते हैं खोदरी परियोजना वो दिखेगी। तो ये सारी परियोजनाएं इचेरी डैम, छिबरो डैम, खोदरी डैम ये एक दूसरे से के पास में ही हैं। खोदरी डैम भी इसी यमुना घाटी के अंतर्गत है, टोन्स नदी पर है। तो ये हम देखेंगे। तो खोदरी परियोजना है ये
डाक पत्थर वाला जो रीजन है जहाँ पर टोन्स और यमुना आपस में मिलती हैं, तो वहीं पर ये खोदरी परियोजना हमें देखने को मिलती है। तो हमने इचेरी डैम को देखा, हमने छिबरो डैम को देखा और खोदरी परियोजना को हमने देख लिया। खोदरी परियोजना भी यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत ही एक दूसरे फेज़ में निर्मित हुई थी और ये जो खोदरी परियोजना है ये भी हमें यमुना और टोन्स जो दो नदियां हैं उनके संगम पर दिखती हैं। इसके अलावा अगर हम देहरादून में एक अन्य परियोजना को देखें तो अगर मैं इसके इस पॉइंट को मिटा दूं तो इस पॉइंट को अगर मिटाएं तो एक और हमें डैम दिखता है इसी यमुना वाले बेल्ट में, जिसको हम कहते हैं कुल्लाल परियोजना। तो ये परियोजना हमें यमुना नदी पर दिखती है। तो ढालीपुर, ढक्कानी, डांग पत्थर बैराज, ये सारा सब हमें अगर देखें तो यमुना पर मिलेगा। ये हमें टोन्स पर मिलेगा, ये भी हमें छिबरो टोन्स पर, ये यमुना प्लस टोन्स पर और ये यमुना नदी पर हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर एक और चीज़ को समझें कि जो ये यमुना घाटी है जिसकी सहायक नदियाँ टोन्स है, उस पर एक अन्य डैम प्रस्तावित है जो कि बहुत महत्वपूर्ण डैम है और उसको हम कहते हैं किसाऊ परियोजना। तो ये किसाऊ परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर निर्मित है। इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो बेशक हिमाचल प्रदेश होंगे, उत्तराखंड होंगे, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के रीजन को यहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो ये किसाऊ परियोजना है और ये किस नदी पर है, तो ये हमारी यमुना घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी टोन्स नदी पर ये डैम निर्मित किया गया है। तो ये टोन्स डैम हमने देखा, ये कुल मिलाकर 660 मेगावाट का एक डैम होगा, उत्पादन करने वाला डैम होगा, जो कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम होगा। तो यहाँ हमने ये देखा कि ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। एशिया का पहला सबसे ऊंचा डैम कौन सा है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो था टिहरी डैम। तो ये अभी बन रहा है, किसाऊ परियोजना है, 660 मेगावाट की है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। इसके अलावा एक और परियोजना हम देखेंगे जो कि यमुना नदी पर हमें दिखेगी और उसको कहा जाता है लखवाड़ परियोजना। ये लखवाड़ परियोजना मुख्य रूप से लखवाड़ व्यासी परियोजना कहलाती है। लखवाड़ व्यासी परियोजना, जिसमें लखवाड़ परियोजना के अंतर्गत जो इसकी जो पावर हाउस है उसमें 300 मेगावाट का उत्पादन होता है और ये परियोजना यमुना नदी पर हमें निर्मित होती दिखी है। तो ये हमने देहरादून के रीजन में निर्मित होने वाली जो नदियों पर परियोजनाएं हैं उनके कुछ तथ्यों को समग्रता से देखा, जिसमें कि हमने सबसे पहले ये समझा कि देहरादून का जो रीजन है उसमें आज़ादी से पहले भी, क्योंकि गलोगी परियोजना एक हमें देखने को मिलती थी, इसी वजह से आज़ादी के बाद भी यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग डैम अलग अलग जगहों पर निर्मित होने शुरू हुए और उसी के फेज़ 1 में हमें ढालीपुर, ढकरानी और डांग पत्थर बैराज दिखता है यमुना नदी पर। फिर उसके नेक्स्ट फेज़ में हमें इचेरी डैम दिखता है टोन्स नदी पर, जो कि हमने देखा है ग्रेविटी डैम है। इसी तरह छिबरो डैम है, वो भी टोन्स नदी पर है। और जो डांग पत्थर का रीजन है वहाँ पर खोदारी परियोजना दिखती है।
छिबरो डैम और खुदारी परियोजना ये एक दूसरे के बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक का जल निकलता है तो वो दूसरे में जाता है, और ये रन ऑफ रिवर का एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिखेगा यहाँ पर। खोदरी परियोजना यमुना और टोंस नदियों के संगम पर है। इसके बाद कुल्लाल परियोजना भी है देहरादून में ही, जो यमुना नदी पर है। लखवाड़ परियोजना है जो 300 मेगावाट की है, और वो भी देहरादून में दिखेगी। इसके साथ एक किसाऊ परियोजना भी है जो कि टोंस नदी पर है, और उसकी खूबी ये है कि वो टिहरी डैम के बाद उत्तराखंड का ही नहीं, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। तो अब हम एक नए ज़िले को देखेंगे। हमने देहरादून ज़िले में आने वाले डैम, जो कि अधिकतर डाक पत्थर के रीजन में थे, जो यमुना वैली में थे, उसको देख लिया। तो हम चलते हैं नए अपने ज़िले की तरफ। तो दूसरा हमारा जो ज़िला होगा वो होगा उत्तरकाशी। और अगर हम इस ज़िले को देखें तो यहाँ हमें मुख्य रूप से जो नदी दिखाई देगी जिसको हमें पढ़ना है, वो नदी होगी हमारी भागीरथी नदी पर निर्मित बांध। ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरकाशी के रीजन को जब हमने देखा था, वहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियों को देखा था, तो उसमें हमें जो नदी दिखाई दी थी वो थी भागीरथी नदी। और उसी भागीरथी पर जो हमें नदी पर जो बांध बने हैं उनको हमें देखना है। तो एक हमें यहाँ पर बस नाम याद रखना चाहिए, भागीरथी पर एक हमें लिमचीगाड परियोजना ये पता होना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि लिमचीगाड परियोजना किस नदी पर है, तो वो भागीरथी नदी पर है। और किस ज़िले में है, तो वो हमारा उत्तरकाशी ज़िले में है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, क्योंकि उत्तरकाशी का जो रीजन है वो भागीरथी के साथ साथ अन्य नदियों का भी है, टोंस का भी है, और हमारी जो यमुना नदी है वो भी कई हिस्सों में प्रवाहित होती है। तो उत्तरकाशी के रीजन में जो भागीरथी नदी है उसमें एक हमें जो बहुत महत्वपूर्ण एक परियोजना देखने को मिलती है वो है मनेरी भाली परियोजना। तो ये जो मनेरी भाली परियोजना है उसको हम देखेंगे, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम समग्रता से देखेंगे। तो भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है मनेरी भाली परियोजना। ये 2 फेज़ों में है, फर्स्ट फेज़ और मनेरी भाली परियोजना फेज़ 2। तो यहाँ पर जो मनेरी भाली परियोजना फेज़ 1 है वो हमें 1983 से कार्यरत मिलती है, और दूसरा जो मनेरी भाली परियोजना थी वो थोड़ा विलम्ब हो गया था उसमें। तो पहला मनेरी भाली परियोजना 1983 से हमें मेगावाट उत्पादन करने वाली परियोजना ने अपना उत्पादन शुरू कर लिया था। ये मनेरी भाली परियोजना थी। तो ये 1983 से कार्य हम इसका देख रहे हैं, और ये कुल मिलाकर 90 मेगावाट की परियोजना थी। दूसरा इसको हम देख सकते हैं 90 मेगावाट की परियोजना। दूसरा जो मनेरी भाली परियोजना 2 थी, और ये हमने नदी तंत्र में भी देखा था। तो ये वास्तव में 1976 से अनुमोदन इसका हो गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रुक गई, और इतनी रुक गई कि इसका काम जब उत्तराखंड अलग हुआ है तब पूरी तरह से इसने विद्युत उत्पादन शुरू किया है। तो 2008 से विद्युत उत्पादन इसमें
शुरू हुआ है। तो ये बहुत विलंब से अटक गई थी। ये जो परियोजना है धरासू बैंड के पास है उत्तरकाशी में। तो ये भागीरथी पर हमने 2 डैम देखे, एक लिंची गार्ड पर डैम है और दूसरा जो डैम है वो है हमारा मनेरी भाली परियोजना फेज़ 1 और मनेरी भाली परियोजना फेज़ 2। तो ये हमने यहाँ पर कवर किया। अब हम उत्तरकाशी के जो रीजन को हम देख रहे हैं उसमें हम अगर देखें तो हमें एक ये बात समझनी है, क्योंकि उत्तरकाशी के रीजन में भी हमारी टोंस नदी प्रवाहित होती है। तो उत्तरकाशी के रीजन में हमारी टोंस नदी जो प्रवाहित होती है उस पर भी हमारे पास 2 डैम देखने को मिलते हैं। तो टोंस नदी की बात की जाएगी। क्योंकि हमने इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को देखा था, तो टोंस नदी पर जो निर्मित हुआ है, तो एक हमने जगह देखी थी जहाँ पर रुपिन और सुपिन नदियाँ मिलती हैं, नैतवाड़ी। तो नैतवाड़ी जो डैम परियोजना है, डैम है, वो हमारी टोंस नदी पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अगली चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो है नैतवाड़ी परियोजना के अलावा अगली जो टोंस नदी पर है जो जखोली सांकरी परियोजना है। दूसरा जखोली सांकरी परियोजना। तो ये 2 परियोजनाएं हैं जो कि उत्तरकाशी रीजन पर हमें देखने को मिलेगी और टोंस नदी पर देखने को मिलेगी। अब हम उत्तरकाशी के रीजन को छोड़ते हुए अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, जहाँ पर हमें मुख्य रूप से जो रीजन पड़ेगा वो है हमारा पौड़ी का रीजन, उसको हम देखेंगे। तो पौड़ी के रीजन में एक सबसे प्रमुख परियोजना है चिल्ला परियोजना। अब ये चिल्ला परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। संगम पर यानी कि उससे नीचे वाले रीजन में हम कहेंगे भागीरथी और अलकनंदा जब मिलकर आगे बढ़ती हैं और गंगा के रूप में बनती हैं, तो उस पर ये चिल्ला परियोजना हमें पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलती है। तो ये हमारा पौड़ी वाला रीजन है। तो ये पौड़ी वाला जो हमारा रीजन था वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा। पौड़ी में एक दूसरी हमें नदी जो दिखती है, क्योंकि पश्चिमी नयार नदी का भी रीजन है, हमने तंत्र में देखा था। तो पश्चिमी नयार वाले रीजन में हमें एक परियोजना जो दिखलाई देती है वो परियोजना है दुजाऊ परियोजना। यहाँ हम कह सकते हैं दुजाऊ परियोजना। तो पौड़ी के रीजन में 2 हमें परियोजनाएं दिखी, एक चीला परियोजना और दूसरा दुजाऊ परियोजना। अब हम पौड़ी के रीजन से आगे निकलकर आगे बढ़ेंगे, हम मंदाकिनी नदी को देखेंगे जो कि रुद्रप्रयाग में है, उसमें कौन कौन से बांध हैं। तो आगे हम चलते हैं रुद्रप्रयाग और इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो मंदाकिनी नदी है उस पर हमें कौन से डैम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 3 डैम तो हमें रट लेने हैं जो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर हैं। बहुत उतने चर्चित डैम नहीं हैं लेकिन याद रखने हैं। एक है सिगोली भटवाड़ी परियोजना जो कि प्रस्तावित है, दूसरा है रामबाड़ा फाटक परियोजना और तीसरा है चुन्नी सेमी परियोजना। तो सिगोली भटवाड़ी परियोजना, ये नाम से पूछे जा सकते हैं, सिगोली भटवाड़ी
परियोजना, रामबाड़ा जो कि बह गया था 2013 की आपदा में, रामबाड़ा फाटक परियोजना, और अगला है चुन्नी सेमी परियोजना। तो इस तरीके से हमने रुद्रप्रयाग में जो हमारे नदी परियोजनाएं हैं उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली और उनको एक तरह से नज़रों के सामने से गुजार दिया, और इसी तरह से हमें इनको याद करना पड़ेगा। अब हम मुख्य रूप से देखेंगे जो हमारा टिहरी का रीजन है उसमें, क्योंकि टिहरी अगर पूछा जाए तो लोगों को टिहरी डैम के अलावा दूसरा डैम बता पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें यही देखना है कि टिहरी में तो एक तो हमारा टिहरी डैम है जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें इससे पहले वाले वीडियो में देखी हैं, उसके लास्ट कुछ 10-15 मिनट में। तो टिहरी डैम जो कि 260.5 मीटर की ऊंचाई पर है, की मीटर ऊंचाई है इसमें, और ये 2400 मेगावाट वाली योजना है। इसके अलावा टिहरी में एक दूसरी परियोजना है जो कि हमें जिस नदी पर देखने को मिलती है वो है धर्मगंगा नदी। और धर्मगंगा नदी पर यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं कि धर्मगंगा नदी पर हमें झालाकोट परियोजना। तो धर्मगंगा नदी कौन सी है, अगर हम इसको समझें तो हमें ये देखना होगा कि जो हमने भिलंगना नदी देखी थी उसकी सहायक नदियों में बालगंगा और धर्मगंगा देखा था, जिसके संगम पर बूढ़ा केदार अवस्थित है। तो वही जो धर्मगंगा है वहीं पर हमें झालाकोट परियोजना टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलेगी। तो ये झालाकोट परियोजना थी जो कि हमारी धर्मगंगा नदी पर है। टिहरी डैम जो है वो हम जानते हैं कि वो हमारा भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर देखने को मिलता है, ये धर्मगंगा नदी पर देखने को मिलता है। और एक और हमारी परियोजना यहाँ टिहरी गढ़वाल के रीजन में देखने को मिलेगी, और वो है बहुत प्रमुख नदी है, परियोजना है कोटेश्वर बांध परियोजना। ये जो कोटेश्वर बांध परियोजना है ये हमारी जिस नदी पर पड़ता है वो है भागीरथी नदी। तो ये हमने टिहरी में जो हमारी कुछ डैम्स हैं जो टिहरी डैम के अलावा हैं, तो कोटेश्वर डैम हो गया और हमारा झालाकोट डैम जो कि धर्मगंगा नदी पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं चमोली वाले रीजन में, वहाँ पर देखते हैं कि हमारे कौन कौन से डैम देखने को मिलेंगे। तो अगर हम चमोली की बात करें तो पहले हम देख लें हमें चमोली में नदी कौन सी होगी। तो एक तो प्रमुख नदी है अलकनंदा, दूसरी अलकनंदा की सहायक नदियों में हमें पश्चिमी धौली गंगा दिखाई देगी, फिर हमें पिंडर नदी दिखाई देगी, और इसी तरीके से हमें इन्हीं नदियों पर जो बांध बने हैं उनकी लिस्ट तैयार कर लेनी है और उनको याद कर लेना है। ये जो बांध हैं जो निर्मित हुए हैं इनको हमें अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। अगर हम अलकनंदा पर देखें तो एक हमारा जो परियोजना है जहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा आकर अलकनंदा में मिल जाती है, वहाँ पर हमें एक बांध देखने को मिलता है, उसको कहते हैं विष्णुगाड परियोजना। तो ये अलकनंदा नदी पर है।
अगली चीज़ यहीं पर हमें पढ़ना पड़ेगा, जो शायद पौड़ी गढ़वाल वाले पोर्शन में ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन उसको यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारी जो एक नदी है, जो अलकनंदा नदी है, वो जब चमोली वाले रीजन से निकलकर पौड़ी वाले रीजन में जाती है तो वहाँ पर एक उत्साऊ बांध है। तो इसी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारा उत्साहू बांध देखने को मिलेगा, लेकिन ये पौड़ी के रीजन में है, ये चमोली में नहीं है। तो उत्साहू बांध पौड़ी वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगा और वो अलकनंदा नदी पर ही होगा। तो अब हम ये देखें कि जो पश्चिमी धौली गंगा है, क्योंकि अभी हमने चमोली में जो हादसा देखा तो उससे कुछ प्रोजेक्ट हमारे ख़राब हो गए। तो एक प्रोजेक्ट जो ख़राब हुआ वो पश्चिमी धौली गंगा की जो सहायक नदी हमने पढ़ी थी, जिसका नाम है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट हमारा धराशायी हुआ। और दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट धराशायी हुआ था वो तपोवन प्रोजेक्ट था, और वो इसी नदी पर है, तपोवन पावर प्रोजेक्ट। तो एक हमारा ये पश्चिमी धौली गंगा पर निर्मित हुआ है, तपोवन पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा पश्चिमी धौली गंगा पर एक झेलम तमक परियोजना है, वो है। इसके अलावा हम देखेंगे हमारा जो पश्चिमी धौली गंगा पर है झेलम तपन परियोजना, ये पश्चिमी धौली गंगा पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ हम ये समझ लें कि ये पश्चिमी धौली गंगा है। पूर्वी धौली गंगा हमारे काली नदी तंत्र में दिखेगी, जो कि सरयू की सहायक है, उस पर भी कुछ बांध हैं, वो भी हम देख लेंगे। पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, इस पर हमें जो महत्वपूर्ण बांध देखने को मिलेंगे पिंडर नदी पर, वो मुख्य रूप से जो होंगे वो होंगे देवलसारी और कैल गंगा। ये जो हमें दो डैम दिखेंगे, एक होगा देवलसारी परियोजना और कैल गंगा परियोजना। तो इनकी लिस्ट अगर उत्तराखंड में परियोजनाओं की देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ हैं जो अभी चालू हैं, कुछ जो निर्मित हो रही हैं, अनुशंसा उनकी अनुमति मिल गई है, डीपीआर तैयार हो चुका है। पंचेश्वर डैम की बात कर लें, कुछ ऐसी हैं जो भी प्रस्तावित हैं, अभी उनका डीपीआर ही जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वही तैयार नहीं है। तो लिस्ट बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन अभी हमें उतना नहीं देखना है। हम जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और वो हम देख लेते हैं। अब हम चलते हैं पिथौरागढ़ और चंपावत वाले रीजन में, काली नदी का जो बेल्ट है उसमें हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं पिथौरागढ़। बस चंपावत। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी एक नदी है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा। और इस पूर्वी धौली गंगा में हमें एक धारचूला के पास एक नदी देखने को मिलती है, एक नदी परियोजना देखने को मिलती है धारचूला के पास, जो महत्वपूर्ण है और 2005 से ये चालू हुई है। तो इसको हम धौली गंगा परियोजना ही कहते हैं। तो ये हमारी धौली गंगा परियोजना है, पूर्वी धौली गंगा परियोजना है। ये पिथौरागढ़ के धारचूला में देखने को मिलती है, जो कि 2005 से चालू हुई है। और ये हमें मुख्य रूप से इसमें इसकी जो ऊंचाई देखें इस बांध की, वो 56 मीटर ऊंची है और 317 मीटर लंबी है। तो ये पूछा जा सकता है 56 मीटर ऊंचा और 317 मीटर लंबा,
ये हमारा जो डैम है उसकी लंबाई है ये। तो ये हम इसको यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये हमारा धारचूला वाले रीजन में पश्चिमी धौली गंगा देखने को मिलती है। अब हम पिथौरागढ़ के रीजन में कुछ और नदियों को अगर हम समझें तो उसमें हमें एक नदी जो है वो गौरी गंगा है, जिस पर हमें 2 परियोजनाएं हैं। गौरी गंगा है, उस पर हमें 2 परियोजनाएं हैं जो देखने को मिलती हैं। एक है किरमोली परियोजना और दूसरा है राशिया बंगड़ परियोजना। तो ये दोनों परियोजनाएं गौरी गंगा की है। तो देखिए, जब हमने उत्तराखंड का नदी तंत्र पढ़ा था तो उसी में हमने कुछ ऐसे पोर्शंस पढ़ लिए थे जो नदियों से संबंधित थे। तो उससे हमारा ये जो तंत्र है, नदियों पर बनने वाले डैम हैं, वो बड़े आसानी से समझ में आ जा रहे हैं। अब इसी अलावा हम एक छिरकिला परियोजना भी है जो धौली गंगा पर ही हमें देखने को मिलती है। तो इसी धौली गंगा पर हमें एक और परियोजना है जो पूछी जा सकती है, वो परियोजना है छिरकिला परियोजना। तो ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब ये मुख्य नाम है जो पेपर्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं या उनके नज़दीक कोई परियोजना है वो भी देख ली। चंपावत के रीजन में हमें देखा है जहाँ पर काली नदी से सरयू जुड़ती है, पंचेश्वर के पास का वो रीजन है। तो पंचेश्वर डैम जो है वो हमने कल देखा था, 6000 लगभग है, वो 5040 मेगावाट की ये परियोजना है। काली नदी के, काली प्लस सरयू के जो संगम होता है उसी से थोड़ा नीचे को हमें पंचेश्वर देखने को मिलेगा और वहीं पर ये परियोजना है। इससे हमें जो हिस्सा है वो 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई में मदद करेगी। इससे सिंचाई होगी पंचेश्वर में। और ये इससे जुड़े हुए कुछ हमें फैक्ट्स देखने को मिले हैं। अब जहाँ तक कुछ चीज़ें अगर देखी जाएं तो एक हमारा जो ज़िला है वो है ऊधम सिंह नगर का। इसमें कुछ डैम हैं, जैसे कि ऊधम सिंह नगर के पूर्वी हिस्से को देखें तो ये हमारा नानक सागर डैम है। ये प्रमुख रूप से सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। इसके साथ एक डैम हमारा ऊधम सिंह नगर में है जो कहते हैं बैगुल डैम। ये हम देख सकते हैं। कुछ नाम हैं जैसे गुलर भोज डैम, इसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो हमारी काली नदी का बेल्ट था, जो हमने पढ़ा था कि काली नदी जब टनकपुर वाले रीजन में पहुंचती है तो वो शारदा के रूप में जानी जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा पंचेश्वर डैम है, बनने वाला है पंचेश्वर। अब उससे और नीचे आए तो यहाँ टनकपुर का जो रीजन है, यहाँ से एक टनल निकाल दी गई है, एक कैनाल निकाली गई है जिसको हम कहते हैं शारदा कैनाल। और ये कैनाल, यहाँ पर एक बैराज है जो टनकपुर बनबसा के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये नदी इधर घूम जाती है। इसके अलावा एक बैराज इधर हमें जो है वो नेपाल वाले रीजन में भी दिखता है। एक जो पंचेश्वर डैम में हमें और याद करना है, ये है एक महाकाली परियोजना, महाकाली समझौता है 1996 का, नेपाल और भारत के बीच का, जिसके तहत इस परियोजना का निर्माण हो रहा है। तो हमने, अगर हम जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो इसमें हमने देहरादून कंप्लीट किया, उत्तरकाशी कंप्लीट किया, टिहरी कंप्लीट किया, कुछ पौड़ी को हमने देखा। इसके साथ साथ हमने
चमोली के रीजन में और पिथौरागढ़ के रीजन में जो भी नदियां थीं जिस पर महत्वपूर्ण बांध निर्मित हुए थे उनको हमने देखा है। कुछ ज़रूरी है कि कुछ डैम छूट गए होंगे, उनको हम अच्छे से कई ऑनलाइन जो गूगल सर्च के माध्यम से भी हम उन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। UKSSC नदी तंत्र और जल विद्युत परियोजनाओं से बेशक सवाल पूछती है और उम्मीद है कि जो सवाल पूछे जाएंगे वो अपनी ही इस तैयारी के डोमेन में होंगे। और अब हमारा जो ये उत्तराखंड के भूगोल के अंतर्गत नदियों के अपवाह तंत्र का जो पोर्शन था और नदी जल विद्युत परियोजनाओं का था, उनको हमने 3-4 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ लिया है। इनको अगर ठीक से एक बार पुनः रिवाइज़ किया जाए तो काफ़ी कुछ कवर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ दमदार तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें और क्यूट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।